हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोट्स के साथ। जैसा कि मैंने बताया था, आर्थिक जियोलॉजी में पढ़ा रहा था, तो मतलब इकोनॉमिकल जियोलॉजी में पढ़ा रहा था, तो आप लोगों को बताया था कि इसके अंतर्गत 2 चैप्टर्स आते हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है उस चैप्टर को आज हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि यह कोई कॉमेडी चैनल नहीं है, कोई स्टोरी चैनल नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन चैनल है, ये स्टडी चैनल है। आपको सबसे पहले हर एक वीडियो का मतलब समझ रहा है ना, आर्थिक भूविज्ञान का ऑलरेडी मेरा वीडियो बन चुका है, तो आपको यहाँ ये समझ होनी चाहिए कि आर्थिक भूविज्ञान का बन गया है इंट्रोडक्शन वीडियो, पहले हम उसको देख लें ताकि ये पता चल जाए कि आर्थिक भूविज्ञान होता क्या है, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तब हर एक वीडियो का एक दूसरे से कनेक्शन है, ठीक है। तो फेस वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, हम डायरेक्ट स्क्रीन पे भी ये बात बोल सकते थे, लेकिन आप लोग के इफेक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे उससे आप नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में उससे आप नोट्स कर लीजिएगा, वीडियो स्किप कर दीजिएगा उस जगह पे, ठीक है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। एक था इसके अंतर्गत जो चैप्टर था उसको हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चलते हैं एंड आप लोग को बताते हैं क्लियर तरीके से। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। एंड अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कभी भी हम लाइव हैं, कभी भी कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। थैंक यू। आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा जो चैप्टर है आर्थिक खनिज एवं उनका वर्गीकरण, तो ये चैप्टर है आर्थिक भूविज्ञान का, मेंस इकोनॉमिकल जियोलॉजी का, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग ना बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो देखकर आपको भागना नहीं है, समझ में आ गया। तो आइए हम इसको बेहतर से बेहतर तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि भूपर्पट्टी में मुख्यतया सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम युक्त सेल ही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत पहले कि जो हमारी जो धरती है उसका आकृति, अगर हम उसका आकृति जो है अगर गोला लेते हैं इस टाइप से, तो इसको हम लोग 3 लेयर में बांटते हैं। एक ऊपर ऐसे, ऊपर वाले को हम लोग सियाल कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊपर वाले को हम लोग सियाल कहते हैं, एंड नीचे वाले को हम लोग सीमा कहते हैं, एंड लास्ट वाले को क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं, नीफे। तो अब आपको पता चला कि सिलिकॉन यहाँ भी है, एंड मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सब है। उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूपर्पट्टी में मुख्यतः सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है एवं मैग्नीशियम युक्त सेल ही हैं। इन सेलों के अधिकांश खनिज आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। मीन्स समझिए कि भूपर्पट्टी अगर बना तो ऊपर की मिट्टी है, इसके अंदर की मिट्टी भी उतनी ज़्यादा, मतलब क्या समझ रहे हैं ना कि महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है ही नहीं। युक्त मतलब कि सेल का निर्माण ये सब चीज़ों से हुआ है, तो ये सब नहीं हम लोग बोल सकते हैं। तो इन सभी ये सभी तत्वों को तो इसको हम लोग सेलकारी खनिज कहते हैं। हालांकि ये भी खनिज ही हैं, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये भी खनिज हैं, लेकिन इसे हम लोग सेलकारी खनिज कहेंगे। इनसे हमारा सेलों का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन इन्हीं सेलों में विभिन्न खनिज सांद्रित हो जाने पर वे निक्षेप का निर्माण कर देते हैं। यही जो सेलकारी खनिज जो बना सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम से, तो इनमें कुछ खनिज जो हैं, विभिन्न खनिज सांद्रित हो जाएंगे और निक्षेप का निर्माण कर देंगे, ठीक है। और यही सांद्रित खनिज किसी उद्योग या किसी अन्य रूप से उपयोगी हो जाए तो सांद्रण की समुचित स्थितियों वाले निक्षेपों का आर्थिक रूप से दोहन किया जा सकता है। मैं समझ रहे हैं ना कि इन्हीं चीज़ों को निक्षेप का निर्माण हुआ, और यही निक्षेप का अगर हम उद्योगों में किसी तरीके में उसको हम लोग उपयोग में लेते हैं तो उन चीज़ों को आर्थिक रूप से दोहन किया जा सकता है। आगे इन खनिजों को आर्थिक खनिज तथा इकोनॉमिक मिनरल तथा निक्षेपों को आर्थिक निक्षेप डिपॉजिट्स, इकोनॉमिक डिपॉजिट्स कहेंगे। मीन्स समझ पा रहे हैं कि इम्पोर्टेंस उस समय नहीं देखा गया। सबसे पहले इम्पोर्टेंस कब देखा गया कि जब एल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ों को बोला गया कि इन सभी से रॉक्स बनते हैं। अब रॉक्स तो बन गया, इनका कोई वैल्यू ही नहीं है, इनका वैल्यू नहीं है। लेकिन इनका वैल्यू कब हुआ कि जब ये फैक्ट्री में गए और फैक्ट्री में इनका जो सांद्रण हुआ, तो सांद्रण के उपयोग से इनको इकोनॉमिकली तरीके से, ठीक है ना, मतलब देखा गया कि इनसे हमारा लाभ होगा। यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया, ठीक है। आप इसे पढ़ते चलिएगा, लिखते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिखना भी आपको अति आवश्यक है। खनिजों का उपयोग मुख्यतः 2 रूपों से होता है। अब बात आती है, थोड़ा सा उपयोगिता पे बात कर लेते हैं। तो खनिजों का उपयोग जो है मुख्यतः 2 रूपों में होता है।
कुछ खनिजों में धातु तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। मीन्स समझ रहे हैं ना कि कुछ धात्विक खनिज होते हैं, उसे हम लोग धात्विक बोल सकते हैं, कि उनमें धातु तत्वों की पर्याप्त मात्रा मीन्स ज़्यादा मात्रा होती है। धातु निष्कर्षण मीन्स मेटल एक्सट्रैक्शन, ठीक है, कि विभिन्न विधियों द्वारा इन खनिजों से धातु तत्व प्राप्त किए जा सकते हैं। मीन्स अगर वो धात्विक खनिज है तो हम वहाँ से धातु खनिज तत्व प्रदान कर सकते हैं, मीन्स प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के खनिजों के निक्षेप अगर होगा तो धातुमय निक्षेप हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, मेटल डिपॉजिट्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अधिकांश खनिजों से ज्ञात निष्कर्षण विधियों से कोई धात्विक तत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन वे रासायनिक उद्योग, सीमेंट, चीनी मिट्टी उद्योग, अपघर्षक उद्योग जैसे अन्य उद्योग में उपयोगी है। मीन्स वहाँ पे उसका नहीं है लेकिन इन चीज़ों में उपयोगी है धातुमय, ये चीज़ों को मतलब कि समझ रहे हैं ना कि अधिकांश जो खनिज होते हैं, धातुमय की तो बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है इधर तक। अब बात आती है कि अधिकांश खनिज जो निष्कर्षण विधि द्वारा धात्विक तत्व नहीं मिला, मतलब धात्विक नहीं मिला, धात्विक की कोई अंश उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी वे रासायनिक उद्योग, सीमेंट, चिमनी मिट्टी, अपघर्षक उद्योग जैसे कुछ चीज़ क्षेत्रों में उपयोगी है। जैसे होता है ना कि कोई खनिज हो गया एंड वो उससे धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसी बात नहीं कि उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इन खनिजों को हम अधात्विक खनिज निक्षेप में ले लेंगे, नॉन मेटालिक डिपॉजिट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धातुमय जो निक्षेप थे उनके बारे में हम थोड़ा जान लेंगे कि कुछ धात्विक खनिज निक्षेप तात्विक धातु के निक्षेप होते हैं। मीन समझ रहे हैं ना, कुछ धात्विक खनिज, धात्वीय खनिज मतलब धातु वाले खनिज का जो निक्षेप बने वो तत्व धातु के भी निक्षेप होते हैं। मतलब तत्व समझ रहे हैं ना कि एक ही प्रकार के अगर एटम्स मिलकर कोई पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो उसे हम लोग तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। जैसे चांदी, स्वर्ण इत्यादि। चांदी में चांदी, कॉपर एंड स्वर्ण गोल्ड, ठीक है ना, पूर्ण रूपेण तत्व के रूप में हो सकते हैं। मतलब चांदी जो है धातु का तो धात्विक खनिज तो है, लेकिन तात्विक खनिज भी हो सकते हैं, बिकॉज चांदी जो है एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। ऐसे तात्विक धातु को प्राकृत धातु मीन्स नेटिव मेटल कहते हैं। समझ में आ गया? लेकिन अधिकांशतः धातु तत्व यौगिक के रूप में ही मिलते हैं। वह खनिज पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने मिल गया, आप इसे कंप्लीट याद रखोगे। टर्म 2 में ये पूछ सकता है या अभी टर्म 1 में भी पूछ सकता है। इस टाइप से ऑब्जेक्टिव खड़ा कर देगा कि बताओ कि वह खनिज जिनसे धातु निष्कर्षण किया जाता है खाली जगह क्या कहलाता है, तो आप बोल देना कि ओर मीन्स अयस्क कहलाता है। अयस्क जो होता है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए कि विभिन्न खनिजों का मिश्रण होता है। क्या होता है? विभिन्न खनिजों का, लेकिन इसमें धातु की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है। इसमें 2 प्रकार के खनिज होते हैं। मीन्स अयस्क में कितने प्रकार के खनिज? 2 प्रकार के। पहला वह खनिज जिसमें निष्कर्षित की जाने वाली धातु यौगिक की अवस्था में होती है उसे खनिज अयस्क कहते हैं। मीन्स उसमें धातु की मात्रा ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ में पाया जाने वाला अनुपयोगी खनिज भी हैं, वो भी धातु के रूप में ही होंगे, लेकिन मतलब वो अनुपयोगी होंगे, उसका उपयोग उतना ज़्यादा नहीं है। उससे हम लोग अधात्विक खनिज अर्थात गैंग कहते हैं। गैंग समझ रहे हैं ना कि ऐसे बोला जाता है कि खनिजों में अशुद्ध जो पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें हम लोग गैंग कहते हैं, उसे हिंदी में अधात्विक कहते हैं, ठीक है। किसी धातु के खनिज अनेक हो सकते हैं। मतलब कोई धातुओं को प्राप्त करना है तो उसके उस धातु के खनिज अनेक हो सकते हैं, लेकिन समस्त खनिजों से उनका आर्थिक निष्कासन नहीं हो सकता। जैसे एल्युमिनियम जो है वो एल्युमिनियम है वो बॉक्साइट से ही निकलता है, ठीक है, बॉक्साइट से ही निकलता है। तो इसका जो है अलग अलग खनिज हो सकता है लेकिन आर्थिक रूप से नहीं। तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से ही मतलब बनता है, ठीक है। इधर अब बात कर लेते हैं कि लौह का निष्कर्ष अगर मैग्नेटाइट से हो रहा है और हेमेटाइट से हो सकता है, अतः ये दोनों लौह के लिए आवश्यक मतलब खनिज है इसका, ठीक है। इसी प्रकार गलेना, बॉक्साइट, इल्मेनाइट, मैलिबनाइट, पायरालुसाइट, ठीक है, बोरनाइट इत्यादि खनिज अयस्क हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली तरीके से इनका उपयोग है। इनकी द्युति के आधार पर, द्युति में समझ रहे हैं ना, चमक, इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये खनिज अयस्क धात्वीय द्युति वाले होते हैं या मतलब कि जो ये खनिज अयस्क धात्वीय द्युति वाले होते हैं, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, मतलब मेटालिक मिनरल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं गैलेना, मैग्नेटाइट, स्फलेराइट इत्यादि इसी प्रकार के खनिज हैं। अब आगे है, ये सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में काम करेगा। वे खनिज अयस्क जिनकी द्युति अधात्विक होती है उन्हें अधात्विक खनिज नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। जैसे
बॉक्साइट हो गया, न्यूजराइट हो गया इत्यादि। अधात्रिक खनिज समझ रहे हैं ना, गैंग मिनरल्स हो गए, गैंग मिनरल्स अवांछित होते हैं, क्या होते हैं, अवांछित, फालतू चीज़ें होते हैं ये। तथा धातु निष्कर्ष के पहले इन्हें अलग कर दिया जाता है। इसमें क्वार्टज हो गए, कैल्साइट हो गया, बैराइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, मृतिका हो गया इत्यादि। मृतिका मीन्स मिट्टी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं किसी खनिज मिश्रण का अयस्क के रूप में उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि धातु निष्कर्षण तक आने वाला खर्च धातु उत्पादन द्वारा पूरा हो जाए। मतलब यही था आपको इकोनॉमिकली जियोलॉजी में पढ़ने के लिए, किसी खनिज मिश्रण के अयस्क के रूप में अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं और वो आवश्यक है तो धातु निष्कर्षण तक आने वाला खर्च धातु उत्पादन द्वारा पूरा हो जाए। मीन्स जो खर्च हम लगा रहे हैं वो धातु उत्पादन द्वारा पूरा हो जाए। समझ रहे हैं ना, मतलब जैसे हम बोले थे बिजनेस आइडिया, कम इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा मुझे लाभ हो जाए, ऐसे। अर्थात अयस्क एक अर्थशास्त्रीय परिभाषिक शब्द है, समझ रहे हैं ना, अर्थशास्त्रिकली, मतलब कि खनिज हमको मिल गया लेकिन जो हमारे लिए मेन जो उपयोगी चीज़ है वही तो अयस्क से ही तो हमारा इनकम होगा, तो हमको इकोनॉमिक ही ना पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, परिभाषिक शब्द है किसका, अर्थशास्त्र का, क्योंकि अर्थशास्त्र में धन दौलत इसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ही आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। जो पदार्थ आज अयस्क नहीं है भविष्य में निष्कर्षण विधियों के सस्ते और विकसित होने पर अयस्क की श्रेणी में आ सकते हैं, भविष्य में, इन फ्यूचर, लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं। इसी प्रकार खनिज पदार्थ के धातु निष्कर्षण केंद्र से दूरी भी अयस्क निर्धारण में आवश्यक पहलू है। एक खनिज पदार्थ बहुत अधिक दूरी के लिए परिवहित होने पर हो सकता है निष्कर्षण तक लगने वाला खर्च उत्पादन द्वारा पूरा न हो पाए और वह उपयोगी अयस्क न हो, ठीक है। मतलब कि उसका हम उपयोग निष्कासन तो कर लिए, उसमें तो खर्च लगा वो मेरा लगा, मतलब समझ रहे हो ना, आपका लगा, लेकिन उसके उत्पादन हुआ और उससे वो खर्च पूरा नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। इकोनॉमिकल जियोलॉजी में उसका स्टडी इसीलिए इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा माइंड सेट है ना, थोड़ा दौड़ाना, और वह उपयोगी अयस्क न हो तो और भी दिक्कत हो जाता है। लेकिन नज़दीक स्थिति धातु निष्कर्षण के लिए वही पदार्थ उपयोगी अयस्क हो सकता है। यस, कि नज़दीक स्थिति धातु रहेगा, मीन्स नज़दीक रहेगा, हमें उतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा, उपयोगी अयस्क है। उसे बेचेंगे तो ज़्यादा ही हमें ये हो सकता है, या कुछ भी करें तो उसका उपयोग भी करें तो। अतः किसी पदार्थ को अयस्क के रूप में निर्धारित करने के पहले उसमें उपस्थित धातु का प्रतिशत अर्थात अयस्क का औसत प्रतिशत टेनोर और कहते हैं, तो उसको ज्ञात कर लीजिए। पहले क्या ज्ञात करना है कि कैसे हमको लाभ होगा, कैसे नहीं। अयस्क का औसत प्रतिशत मीन्स टेनोर ऑफ और हमको ज्ञात करना पड़ेगा। खनिज पदार्थ को अयस्क के रूप में उपयोग करने के लिए उसमें धातु का औसत प्रतिशत एक निश्चित न्यूनतम से अधिक होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो मतलब एक होता है कि मिनिमम, एक होता है कि लिमिटेड मिनिमम है कि इससे मिनिमम नहीं जा सकता, तो उससे भी मतलब जो लिमिटेड है अनलिमिटेड मिनिमम में नहीं चले जाना है, ठीक है ना, थोड़ा हायर रहना है। इस न्यूनतम औसत को कट ऑफ ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, कट ऑफ ग्रेड कहते हैं। विभिन्न धातुओं के लिए भारत में मान्य कट ऑफ ग्रेड इस प्रकार है, जो कि निश्चयों के आधार पर निर्भर करता है। समझ सकते हैं, लोहा जो है Fe 30% है, सोना जो है 3 से 4 ग्राम प्रति टन है, चांदी जो है 200 से 300 ग्राम प्रति टन है, प्लेटिनम जो है 1 से 2 ग्राम प्रति टन है। मतलब सबसे जो ज़्यादा अभी तक कट ऑफ ग्रेड है वो इसका हमको लग रहा है लोहा जो है 30% है। तांबा जो है 1 से 2% है, सीसा जो है PbO है आपका लेड कितना 3%, क्रोमियम है आपका 32, ठीक है। अधात्विक खनिज बात कर लेते हैं, वहाँ पे अभी तक हमने देखा धात्विक निक्षेप के बारे में, यहाँ देख लेते हैं अधात्विक निक्षेप के बारे में। खनिज में कोई निष्कर्षण के योग्य धातु तत्व न होने पर भी उसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के कारण उसका किसी उद्योग में उपयोग हो सकता है। इस प्रकार के उद्योग जिनमें खनिज ही कच्चा माल होता है उसे खनिज उद्योग कहते हैं। मतलब खनिज ही कच्चा माल है, उसे खनिज उद्योग कहते हैं। कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जिनके लिए खनिज आधार तो नहीं है लेकिन खनिजों का प्रयोग है, ठीक है। इस प्रकार के गैर अयस्क खनिजों को अधात्विक खनिज एवं उनके निक्षेपों को अधात्विक निक्षेप कहते हैं। आप इसे क्लियरली देखकर आप समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रमुख खनिज उद्योग एवं उनमें आवश्यक खनिजों की तालिका नीचे दी गई है। आप देख सकते हैं कि खनिज उद्योग ईंधन के रूप में अगर हम लें तो क्या हम ज़्यादा आवश्यक खनिजों का उपयोग करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, आणविक खनिज, इससे ज़्यादा तो नहीं करते हैं। अगर हमको रत्न बनाना है, मतलब बड़ा चीज़ बनाना है, हमें ज़्यादा इस्तेमाल हीरा का, नीलम का, लाल, पन्ना, ओपल इत्यादि का हम लोग करते हैं। मीन्स सबसे ज़्यादा हम लोग कितना है ना हीरा का ही करते हैं। उच्च ताप सह खनिज मीन्स ज़्यादा वो ताप को बर्दाश्त कर सकता है, उसमें आपका नाम आता है काइनाइट का,
सेलिमेनाइट का, ग्रेफाइट का, डोलोमाइट का, अग्निशल्य मृतिका का, फायर क्ले इसे बोलते हैं, सिलिका क्वार्ट्ज का इत्यादि का। अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट खनिज उद्योग है, लेकिन इसका आवश्यक जो है वो किस चीज़ में करते हैं? सीमेंट चूना पत्थर में, जिप्सम में, मृतिका में। चीनी मिट्टी उद्योग का कहाँ करते हैं? फेल्सपार में, बॉक्साइट में, मैग्नेटाइट में, केओलिन में, टॉक में, बेंटोनाइट में, डायस्पोर में, फ्लोराइट में, बोरेक्स में। कांच जो है उसका करते हैं क्वार्ट्ज में, बालू, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फेल्सपोर, बोरेक्स, सोरा इत्यादि। ठीक है। उसके बाद उर्वरक उपयोग उद्योग की अगर बात करें, एपेटाइट में, सेल फॉस्फेट में जिसे हम लोग फास्फोराइट कहते हैं, मैग्नेटाइट, चूना पत्थर इसमें। आप घर से उद्योग में देखें दोस्तों तो बात है इसमें हीरा, कोरंडम, गोरनेट, फ्लिंट, चर्ट, अगेट, मैग्नेसाइट, टॉक इत्यादि। ठीक है। रासायनिक उद्योग में जो हम लोग उपयोग करते हैं सबसे ज़्यादा वो हम लोग करते हैं अभी तक सबसे ज़्यादा चूना पत्थर का, जिप्सम का, फ्लोर स्पार का, बोरेक्स का, पेट्रोलियम का, कोयला का, गंधक का, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, Na2CO3, सोडियम सल्फेट, पोटास खनिज का, अवरक का इत्यादि। मीन्स इससे और भी ज़्यादा हैं जो कि रासायनिक तरीके से हम लोग उद्योग में काम करते हैं। 10th नंबर पे है अन्य। मीन्स अन्य में यहाँ पे लिखा है कि जैसे कुछ धातु या निष्कर्षण में फ्लक्स के रूप में आवश्यक, कागज के उद्योग के रूप में आवश्यक, इस चीज़ों में हम लोग करते हैं चूना पत्थर का, डोलोमाइट का, टॉक का, अब्रक का, वर्मिकुलाइट का, एबस्टस का, मुल्तानी मिट्टी, बेराइट इत्यादि का। ठीक है। इतना चीज़ आपको पहले कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करें आगे कि जिस प्रकार अयस्क के लिए खनिज पदार्थ में धातु की न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए, उसी प्रकार अधात्विक खनिजों के मिश्रण उद्योगों में उपयोग के लिए उसमें निश्चित भौतिक गुण और उनके निश्चित रासायनिक संगठन होनी चाहिए। ठीक है। इसे विनिर्देश, ठीक है, कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिर्देश कहते हैं। विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले खनिजों के लिए उद्योग के अनुकूल अलग अलग विनिर्देश हो सकते हैं। जैसे चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट बनाने, फ्लक्स के रूप में एवं विभिन्न रासायनिक उद्योगों में होता है, लेकिन इन तीनों के लिए अलग अलग रासायनिक संगठन वाले चूना पत्थर का उपयोग होता है। अतः विभिन्न उद्योगों में चूना पत्थर संबंधी विनिर्देश भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये छोटा सा चैप्टर था जो कि ख़त्म हो गया। इसके बाद एक बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाने वाले हैं। ठीक है। मिलते हैं दोस्तों कुछ न्यू वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड आप हमें इंस्टाग्राम amt.kumar.351 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।